हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी? चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल के लेक्चर में हमने एक टॉपिक देखा था, और एक टॉपिक जिसको मैं आपको बता दूं, एक कृत्रिम संकरण के नाम से एक छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, कृत्रिम संकरण। तो एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रिवाइज करा देता हूँ इसको, कि कृत्रिम संकरण नाम का जो टॉपिक है उसमें केवल आपको 2 डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, और जो डेफिनेशन है उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है विपुंसन, जिसको आप इमैस्कुलेशन के नाम से जानते हैं। विपुंसन, 2 टर्म समझना आप, एक तो है विपुंसन और एक है थैलीकरण। ठीक है भाई, सुनिए, वी माने होता है अलग करना, वी माने वियुक्त करना, आपको पता है ना, वी माने वियुक्त यानी कि अलग करना। ठीक है, और जो पुंसन शब्द दिख रहा है ना, पुंसन, पुंसन ऐसे लग रहा है ना जैसे पुंकेसर से रिलेटेड हो, पुंकेसर से, पुंसन मीन्स पुंकेसर, और वी माने अलग करना। और मैं कहता रहता हूँ कि बायोलॉजी की अधिकतर हेडिंग में उनका सार छिपा हुआ होता है कि भाई ये आपसे क्या कहना चाह रही है। तो देखिए, वी माने अलग होना, किसका? पुंकेसर का। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा अपने माइंड में डेफिनेशन याद कीजिए कि यदि किसी द्विलिंगी फ्लावर में से केवल पुंकेसर को काटकर निकाल दिया जाए तो आप उस क्रिया को ही विपुंसन कहते हैं। बस और अपने दिमाग में कुछ मत रखिए, बहुत सीधा सा मैटर है इसका। ठीक है, तो विपुंसन का मतलब केवल इतना है कि यदि हम उभयलिंगी फ्लावर में से केवल पुंकेसर को बाहर निकाल दें, और वो भी किसकी सहायता से? चिमटी की सहायता से, केवल आपको उसको अलग करना है, बस वही विधि विपुंसन कहलाती है। क्लियर? थैलीकरण, भाई थैलीकरण का क्या मतलब है? जिस फ्लावर में से आपने पुंकेसर को हटा दिया है तो उसके पास वर्तिकाग्र तो है, तो कोई और विधि से उसमें परपरागण नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए हम उस पर थैली बांध देते हैं, बस वही थैलीकरण है, जिसको आप बैगिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो एक टॉपिक था। उसके बाद हम अपनी एक घटना पे चल रहे थे, और उस घटना का नाम है निषेचन। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो लैंगिक जनन होता है ना, उसकी हमेशा ही 3 घटनाएं होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। 3 घटनाएं, मान लीजिए पहले, मतलब एक घटना तो निषेचन से पहले की, कि भाई कोई जीव जंतु या प्लांट में जो निषेचन होगा उससे पहले कौन कौन सी घटनाएं होंगी, तो निषेचन पूर्व घटनाएं हो गई। फिर निषेचन पूर्व के बाद भाई निषेचन आएगा, और निषेचन के बाद क्या होगा, वो सारी घटनाएं निषेचन पश्च घटनाओं के नाम से आएंगी। अच्छा, इस बात को मैं क्यों जोड़ दे के बता रहा हूँ आपको कि निषेचन पूर्व, निषेचन, निषेचन पश्च, इसके पीछे भी एक बात है। और वो क्या बात है? बोर्ड एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निषेचन पश्च घटनाओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन को समझिए, मेरे को क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन था। उसने पूछ लिया था कि जो निषेचन के बाद की घटनाएं होती हैं प्लांट में, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, हालांकि जीव में भी वही समान होती हैं, तो उन घटनाओं के नाम पूछे थे केवल 1 नंबर में। समझ रहे हैं? तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको सबसे पहले टॉपिक हेडिंग्स और फिर उसके बारे में सार याद होना चाहिए। पहले तो आपको टॉपिक का पता होना चाहिए कि आखिर हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन था, इसलिए मैं कई बार आपसे बताता रहता हूं कि निषेचन पूर्व, निषेचन पश्च ना, ऐसे। चलिए, तो निषेचन वाली घटना में जरा एक बार आप जुड़िए अब ध्यान से। टॉपिक निषेचन चल रहा है, फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको कल बताया था, आप भली भांति जानते हैं कि नर व मादा युग्मकों के संलयन से जब युग्मनज बन जाए तो आप उसी घटना को निषेचन कहते हैं। स्ट्रासबर्जर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो यहाँ तक आपको पता था। एक पॉइंट आप बिल्कुल मत भूलना,
साइफोनोगेमी क्या है, जो मैंने कल आपको बताया था कि नाल युग्मकी प्रकार का निषेचन किसे कहते हैं। नीट का पॉइंट है, ध्यान से सुनिए कि आवृतबीजी जो प्लांट होते हैं, आवृतबीजी जो पौधे होते हैं, उनमें निषेचन नाल युग्मकी प्रकार का होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई साइफोनोगेमी या नाल युग्मकी क्या है, तो आपका एक बहुत छोटा सा आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए कि आवृतबीजी पादपों के परागकण एक परागनली की सहायता से मादा युग्मक के पास जाते हैं और इस प्रकार के निषेचन को हम नाल युग्मकी कहते हैं। भाई नाल, अब देखा करो ना, अब देखो सुनो, ये शब्द है नाल और ये शब्द है युग्मकी, ठीक है। तो यहाँ दो शब्द हैं, एक तो है नाल, नाल मीन्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मैं इसको परागनली कह सकता हूँ ना, क्योंकि परागनली में तो वही नाल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। युग्मकी माने युग्मक, तो सिंपल सी बात है कि इन प्लांटों में परागनली की सहायता से युग्मक कहाँ जाते हैं भाई, मादा युग्मक के पास जाते हैं। तो इसीलिए आवृतबीजी प्लांटों में जो निषेचन होता है हम उसे नाल युग्मकी प्रकार का या साइफोनोगेमी प्रकार का निषेचन बोल के चलते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब सुनिए, निषेचन की बातों में कर रहे, तो मैंने कुछ आपको हेडिंग्स कल बताई थी कि भाई हमें निषेचन तक पहुंचना है। अच्छा, निषेचन का मतलब क्या है कि जब नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज हो जाएंगे, आप तब उसी को तो निषेचन बोलेंगे, उसी को बोलेंगे ना। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात, निषेचन होने के लिए एक प्लांट में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, हम उसे क्रम से देखना चाह रहे हैं। एक बार क्रम से, आप बिल्कुल जुड़ना इस टॉपिक से, और क्रम से मैं आपको इसको बता रहा हूँ। चलिए, मैं पहले वही डायग्राम जो आपका चहेता डायग्राम है, ठीक है, ठीक है भाई, वही डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। बहुत बार हम इस डायग्राम को आपके सामने बना चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इस डायग्राम को आप भली भांति जानते हैं भाई। ये एक स्त्री केसर का डायग्राम है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये अंडाशय। देखो इस पॉइंट पे आप ध्यान देना भी, ये ओवेरी है पूरा, अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर ना, देखो इस टॉपिक पे, इस संरचना पे ध्यान दीजिए, यहीं से अपने सारे क्वेश्चन बनेंगे अब, ठीक है। यही कंसेप्ट है, ये मान के चलिए आप। ये जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, पूरी स्ट्रक्चर, जिसको मैं आपको कंप्लीट रूप से बता भी चुका हूं, ठीक है। इस पूरी संरचना का जो नाम है वो बीजांड है। क्या है भाई? बीजांड, जिसको आप ओव्यूल बोल के चलते हैं, ओव्यूल बीजांड। अच्छा, अंडाशय के अंदर ये पूरा संरचना बीजांड कहलाता है, ठीक है। इस बीजांड के भी अंदर देखिए, इस बीजांड के भी अंदर एक और स्पेशल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। इसी स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम होता है भ्रूण कोश, कोश, जिसको आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और हमने एक क्वेश्चन के रूप में इसका डेवलपमेंट भी देखा था, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भ्रूण कोश है, और भ्रूण कोश युक्त ये जो संरचना है इसे आप बीजांड कहते हैं। और बीजांड किसके अंदर है भाई? अंडाशय के अंदर है। ये सिस्टम आप समझिए, ठीक है। अब जो ये आपको भ्रूण कोश दिख रहा है, हालांकि मैं आपको संरचना उसका डेवलपमेंट बता चुका हूं, तो आपको पता भी होगा कि भ्रूण कोश में इस स्थान पर अंडकोश का है, अंडकोश का है ना, और अंडकोश का ही मादा युग्मक है, ठीक है भाई। और याद कीजिए, आपके जो परागकण है ना, आपके जो परागकण हैं, अरे वो परागकण तो इस वर्तिकाग्र पे आके गिरे हैं भाई। परागकण तो यहाँ पे हैं बेचारे, वर्तिकाग्र पे। वो तो टकटकी लगा के देख रहे हैं अंडकोशिका को कि कब हम इस अंडकोशिका के पास पहुँचे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो पता है क्या होता है, ये परागकण, अब वही सिस्टम आ गया, परागण की क्रिया हो गई, पराग स्त्री केसर संकर्षण क्रिया होगी, जो हम टॉपिक के रूप में पढ़ चुके हैं, और ये इसको संगत करके पहचानेगी, इसको पोषण दे देगी और ये अंकुरित हो जाएगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, हमारा टॉपिक है निषेचन।
तो निषेचन तो नर और मादा युग्मक का फ्यूजन है। अरे भाई नर युग्मक तो ये रहा और मादा युग्मक तो ये रहा, इनके बीच में देखो ना कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना है। समझ पा रहे हैं आप? ये परागकण कहता है कि यार मुझे तो जल्दी से जल्दी अंडकोशिका के पास जाना है। ठीक है, तो ये क्या युक्ति, ये बेचारा बहुत गरीब है, इसके पास कुछ है ही नहीं पहुंचने के लिए यहाँ तक। लेकिन प्रकृति ने क्या किया, इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया। उसने सोचा चलो यार तुझे भी अंडकोशिका से मिला देते, तू भी क्या याद रखेगा। ठीक है, तो नेचर ने क्या अनुकूलता इसके लिए दी कि तू अपने अंदर से ना एक नली निकाल, कि तू चल नहीं सकता, तू अपने अंदर से एक नली डेवलप कर, और उसी नली को आप पराग नली कहते हैं, और टॉपिक का नाम हो जाता है पराग कणों का अंकुरण। ये टॉपिक है निषेचन वाली घटना में सबसे पहले बताइए है कि नहीं। अब क्रम से जोड़ रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप चल रहे। तो पराग कणों का अंकुरण सबसे पहली घटना है निषेचन में। भाई परागकण यहां पे गिरे, अंकुरित होना स्वाभाविक है, अंकुरण होना ही चाहिए इनको। अच्छा, अब ये जैसे ही अंकुरित होते हैं तो इनके अंदर से एक पराग नली निकलती है। पराग नली निकल आई ना, क्योंकि अंकुरण का मतलब ही वही होता है कि जब परागकण से एक पराग नली निकले तो हम उसे परागकण का अंकुरण, या सीधे से शब्दों में कहूँ तो मैं मेल गैमेटोफाइट के नाम से भी इसको जानते हैं, नर युग्मकोद्भिद के नाम से। ठीक है, तो ये टॉपिक तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा आगे देखिए, अब परागकणों ने पराग नली तो बना दी, अब इसके सामने फिर एक और समस्या कि साहब ये वर्तिका तो बंद है। भाई पराग नली तो बन गई, पहुंचना किसके पास है, इस यहाँ पे भ्रूण कोश के पास। ये सोचता है साहब तुमने पराग नली तो बना दी, अरे मैं इसको कैसे पार करूं, ये तो रास्ता ही बंद है। ठीक है, तो प्रकृति ने फिर इसके बारे में सोचा, चलो इस समस्या को भी सॉल्व कर देते हैं। एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना, क्या पॉइंट था कि मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट, यानी कि जितने भी अधिकांश जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें वर्तिका बंद या ठोस होती है इस प्रकार की। तो जो परागकण है ना, आप याद कीजिए मैंने आपको एक बार एक टॉपिक बताया था कि इस पराग नली का जो आवरण है ना उसे आप इंटाइनी तो बोलते हैं, मतलब ये अंत्यचोली तो है, जो पराग नली के रूप में होता है वो अंत्यचोल होता है ना। और अंत्यचोल बना किसका होता है, याद कीजिए किसका बना होता है, पैक्टिन। किसका बना होता है अंत्यचोल, पैक्टिन का। तो आपको याद है ना कि मैंने आपको उस दिन ये बात बताई थी कि भाई पराग नली के ऊपर एक पैक्टिन आवरण होता है। तो क्या ऐसे ही बताई थी क्या मैंने, वो कोई रीजन होगा तभी तो वहाँ समझाया था। अब सुनना इसका मतलब कहाँ काम आ रही है ये जो पैक्टिन नाम का आवरण होता है पराग नली के पास, यह एक एंजाइम स्रावित करता है और उस एंजाइम का नाम है पैक्टिनेज। क्या नाम है उस एंजाइम का नाम, इम्पॉर्टेंट पैक्टिनेज। और ये पैक्टिनेज जो एंजाइम होता है ना, ये पैक्टिनेज जो एंजाइम होता है ये इस वर्तिका के ठोस भाग को बीच में से नष्ट कर देता है, इसके ऊतकों को नष्ट कर देता है और इसके सेंटर में एक रास्ता बना देता है, वर्तिका के बिल्कुल बिटवीन एक रास्ता बनाता है। अब आप देखिए क्या पराग नली टिक 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 करती हुई पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इसको पार करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना पार। तो ये पराग नली का रास्ता नहीं है क्या, ये मार्ग नहीं है क्या पराग नली का। तो टॉपिक आपके सामने ये दूसरा जो टॉपिक था उसको बिल्कुल सीरीज में, वो था पराग नली का मार्ग। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ये मार्ग वाला जो टॉपिक है वो आपको पता चला क्या है मार्ग। अरे यार सिंपल सी बात है, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कुछ प्लांटों में जो वर्तिका है वो तो होती है खोखली, जैसे लिलियम और राइबीज। जैसे अगर मैं इस वर्तिका को डायरेक्ट ऐसे बनाऊं तो खोखली है ना, कोई रुकावट वाली बात नहीं है, तो ये पराग नली ऐसे ही इसके अंदर चली जाएगी ना, वर्तिका को पार करेगी ना। लेकिन अधिकतर जो प्लांट होते हैं, जो हमारे काम के प्लांट होते हैं, उनकी वर्तिका कैसी होती है, बंद या ठोस। तो उसको पार कैसे करती हैं ये पैक्टिनेज एंजाइम स्रावित करती हैं। कौन सा एंजाइम, पैक्टिनेज। और पैक्टिनेज क्या करता है, उस वर्तिका को बीच में से नष्ट कर देता है और फिर इसके पार जाता है। आर यू गेट इट। अच्छा
आपकी पराग नली इस टॉपिक के माध्यम से कहाँ तक पहुँच गई है, इसने वर्तिका को पार कर लिया है और आपकी पराग नली इस स्थान पर पहुँच गई है। देखो इस स्थान पर, ठीक है। अब मैं एक बढ़िया सा चित्र और बना दूँ इसका, है ना, दोबारा से, क्योंकि इसमें थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई लाइनों की, है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए दोबारा देखिए, अभी रफली डायग्राम में इसका बना देता हूँ, आप समझ जाएंगे ना। इसको नॉर्मली बना दिया है ना, चलिए समझ जाएंगे ना। अच्छा, अब ये जो पराग नली है, सॉरी ये परागकण है और ये देखिए पराग नली, समझो आप मेरी बात को। इस पराग नली ने इस वर्तिका को पार कर लिया है भाई, इस वर्तिका को पार कर चुकी है। टॉपिक कौन सा है, पराग नली का मार्ग। और यहाँ नोट में एक स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है कि पराग नली हमेशा ही, पराग नली जिसको आप पोलन ट्यूब कहते हैं, वो हमेशा ही अंडाशय की तरफ गति करती है। पॉइंट को नोट कीजिए आप, ध्यान देना, ये अंडाशय ना, जितने भी प्लांट है ना, उन सभी प्लांटों में की जो पराग नली होती है वो किधर की तरफ आती है, हमेशा अंडाशय की तरफ। तो एक बात आप बताइए मुझे, यदि मैं ये कह रहा हूँ कि ये अंडाशय की तरफ आती है, तो क्या आप ऐसे नहीं कह सकते क्या कि इसकी एक दिशीय वृद्धि होती, बताओ, कह सकते हैं ना कि भाई पराग नली की जो वृद्धि है वो एक दिशीय होती है। रीजन हमेशा ही अंडाशय की तरफ वृद्धि करती है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, किसकी सहायता से आ रही है नीचे की तरफ, रसायनों की सहायता से। किसकी सहायता से, रसायनों की सहायता से। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि पराग नली की वृद्धि रसायनानुवर्ती व एक दिशीय होती है। ये नोट का पॉइंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात सुनना, नहीं बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको सारे समझ में आ जाएंगे, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए। आपकी पराग नली ने तो अभी वर्तिका को पार किया है। किसको पार किया है बोलो, वर्तिका को। अच्छा, पराग नली का टारगेट क्या है, पराग नली का टारगेट तो यही है ना, अंडकोश का। और अंडकोश का कहाँ छिपके बैठी हुई है भाई, अरे पहरे लगे होते हैं भाई, आप नहीं समझ पा रही मेरी बात को। पहरे लगे हुए, देखो कवर कर रखी है, अंडकोश का मादा युग्मक है, सुरक्षा तो होनी है, ठीक है। तो ये पराग नली है ना, इसको पहुंचना होता है इस स्थान पे, यहाँ पे, और ये स्थान तो भैया वो बीजांड के अंदर है भाई, भ्रूणकोश तो बीजांड के अंदर छिपा हुआ बैठा है। तो एक बात बताइए, क्या आपकी पराग नली को पहले बीजांड में प्रवेश नहीं करना होगा क्या भाई, ओव्यूल में तो प्रवेश करेगी तभी तो इसके पास पहुंच पाएगी, है ना। तो सब अब जो हमारा टॉपिक आता है इसके बाद, पराग नली के मार्ग के बाद, और वो टॉपिक आता है पराग नली का बीजांड में प्रवेश, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। टॉपिक समझना आप कि ये टॉपिक कितने रिलेटेड है, मतलब कितने सीरीज से, कितने क्रम से हैं। आप खुद सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि जब पराग नली ने वर्तिका को पार कर लिया तो क्या इसे इस बीजांड के अंदर नहीं जाना होगा क्या। तो फिर ये टॉपिक बना कि जो पराग नली होती है, पराग नली जो होती है वो बीजांड में किन किन रास्तों से प्रवेश कर सकती है, ये अलग एक क्वेश्चन है। कितना सिंपल है आप देखना। सुनिए पहले मेरी बात, मैं आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बना दूँ, स्पेशल डायग्राम, और ये जो स्पेशल डायग्राम है आप इससे भली भांति परिचित हैं भाई, कोई ऐसा डायग्राम ही नहीं है जिससे आप परिचित नहीं हो, ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप। ये डायग्राम है आपके सामने और इस डायग्राम को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एक ओव्यूल का डायग्राम है, एक बीजांड का डायग्राम है, और इस ओव्यूल में देखिए ये तो निभाग भाग है, निभाग, ये अध्यावरण है, और ये नीचे की तरफ बीजांड द्वार है। बताइए है कि नहीं, तीन रास्ते, मतलब तीन भाग है ना मुख्य इस बीजांड के। ऊपर वाला ये नीचे वाला तो निभाग हो गया, ऊपर वाला बीजांड द्वार हो गया, और बीच वाला अध्यावरण वाला भाग हो गया।
है कि नहीं बताइए, आप खुद बताइए, है ना 3 भाग। अब सुनिए, ये जो परागनली है ना, ये इस बीजांड में डिफरेंट प्लांटों में अलग अलग रास्तों से प्रवेश कर सकती है। देखो लास्ट टारगेट क्या है, लास्ट टारगेट तो मादा युग्मकोद्भिद है, इसे पहुंचना कहाँ है, मादा युग्मकोद्भिद के पास, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तो पहले से बीजांड में प्रवेश करना होगा ना। तो प्लांटों में क्या है, अब मैं आपको बता दूं कि परागनली डिफरेंट प्लांटों में एक बीजांड में 3 रास्तों से प्रवेश कर सकती है। इस बात को समझिए, एक ही प्लांट में 3 रास्तों से नहीं कर सकती। मान लीजिए एक प्लांट में किसी रास्ते से, दूसरे जाति के प्लांट में कोई और दूसरे रास्ते से प्रवेश कर रही होगी, इस प्रकार। ठीक है, अब सुनिए, तो परागनली इस बीजांड में 3 रास्तों से प्रवेश कर सकती है, और वो 3 रास्ते कौन कौन से, मैं देख लूँ आपको कहाँ तक दिख रहा है, फिर मैं उस हिसाब से वहीं लिखूँगा। अरे पूरा दिख रहा है आज तो है। चलिए सुनिए भाई, 3 रास्ते समझना। पहला रास्ता है निभागी, दूसरा रास्ता हो गया अध्यावरणी, और तीसरा रास्ता हो गया बीजांड द्वारी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एक परागनली इस बीजांड में 3 रास्तों से प्रवेश कर सकती है। एक तो निभागी प्रवेश, जिसको आप चैलेजोगेमी के नाम से जानेंगे, चैलेजोगेमी इंग्लिश में। एक अध्यावरणी प्रवेश, जिसको आप मीसोगेमी के नाम से जानेंगे, और इसे हम मध्य प्रवेश के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। देखिए इंग्लिश में तो आप इसको मीसोगेमी कह सकते हैं, हालांकि मीसोगेमी अध्यावरणी की इंग्लिश नहीं है। अध्यावरण को इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन इसका नाम आपको मीसोगेमी ही याद करना है। समझिए आप मेरी बात को। देखो एक तो निभागी प्रवेश, अध्यावरणी प्रवेश और बीजांड द्वारी प्रवेश। कहने का मतलब है कि एक परागनली डिफरेंट प्लांटों में 3 रास्तों से प्रवेश कर सकती है बीजांड में। अब सुनिए आप, ये परागनली चल के आ रही है परागनली। अब सुनना मेरी बात को, यदि ये परागनली डायरेक्ट यहां से प्रवेश कर गई बीजांड में, आप देखिए कितना सिंपल सा टॉपिक है यार, इनको तो मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है वैसे, नहीं फिर भी आपको बताना तो पड़ता है यार, है ना। अब सुनिए, ये परागनली यदि इस बीजांड में यहां से प्रवेश कर गई, तो आप बताइए क्या आप इसको निभागी प्रवेश नहीं बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे निभागी प्रवेश? भाई बिल्कुल निभागी प्रवेश है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यदि यही परागनली यहां से प्रवेश न करके और ऐसे घूमकर आती ऐसे और इस प्रकार प्रवेश करती यहाँ पे, तो आप बताइए ये अध्यावरण से प्रवेश कर रही है नहीं कर रही? तो आप इस प्रवेश को क्या बोलेंगे? अध्यावरणी प्रवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अध्यावरणी प्रवेश। और यदि ये परागनली सीधी चलती आती ऐसे और नीचे से प्रवेश करती, जो कि अधिकतर प्लांटों में करती है, तो आप इस प्रवेश को क्या बोलेंगे? बीजांड द्वारी प्रवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजांड द्वारी प्रवेश। तो आप देखिए, आपकी जो परागनली है उसने बीजांड में प्रवेश करना था और उसने प्रवेश कर लिया। अब प्रवेश करने के उसके 3 रास्ते हो सकते हैं सभी प्लांटों, मतलब डिफरेंट प्लांटों में। जैसे कुछ प्लांटों में निभाग से, कुछ में अध्यावरणी से, कुछ में जैसे कैजोराइना बेटोला वगैरह है ना ऐसे, और कुछ में अधिकतर पौधों में बीजांड द्वारी भाग से प्रवेश करती है। आप देख लीजिए कैसे प्रवेश कर रही है। भाई परागनली तो ये चल के आ रही है, बीजांड यहाँ पे ऐसे अंडाशय के अंदर। तो देखिए अगर परागनली सीधी यहाँ से प्रवेश करे ऐसे, भाई भ्रूणकोश देखो आप, तो भ्रूणकोश देखो कहाँ है? एम्ब्रियोसैक इस स्थान पे, और परागनली को यहाँ तक पहुँचना होता है इसके पास, मतलब अंडकोश के पास। अंडकोश का यहाँ पे बैठी हुई है, ये टारगेट है इसका। ठीक है, तो पहले तो इसे बीजांड में ही तो प्रवेश करना होगा। तो देखिए अगर परागनली निभाग से प्रवेश कर रही है बीजांड में, तो आप इसको निभागी प्रवेश बोल देंगे। यदि ये ऐसे ना आकर
अगर कोई परागनली ऐसे प्रवेश करे, देखिए ऐसे, तो आप इसको क्या बोलेंगे साहब, ये अध्यावरणीय प्रवेश हो रहा है। और यदि परागनली ऐसे प्रवेश करे इस प्रकार आकर, तो भैया सीधी सी बात है, ये बीजांड द्वार है तो सही। मैंने आपको संरचना बता तो रखी है एम्ब्रियो सैक की, तो ये बीजांड द्वारी प्रवेश यार, मुझे नहीं लगता आपको इनमें कोई दिक्कत होगी। कितने सिंपल से टॉपिक हैं यार, है ना। नोट्सों में आपके डायग्राम भी बने हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी लिख रहे हैं, और बहुत अच्छी सी थ्योरी है, एक बार पढ़ेंगे और समझ जाएंगे आप, ठीक है। डायग्राम बने हुए हैं, आप उनसे कर सकते हैं इसको बिल्कुल। तो कोई डाउट इस टॉपिक में आपका नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। देखो ये मैंने 3 हेडिंग्स बताई हैं आपको, तीनों हेडिंग्स इसी डायग्राम से क्लियर हैं। अभी और अगला कार्यक्रम जो होगा उसमें भी यही डायग्राम काम आएगा। देखो सबसे पहले परागकणों का अंकुरण हुआ था तो परागनली बनी थी, ठीक है। अब परागनली को रास्ता ढूंढना था अपना, तो हमने बताया कि अधिकांश प्लांटों में ठोस है तो पैक्टिनेस से ये रास्ता बनाती है वर्तिका में। अब यार एक बात बताओ ना, यदि ये वर्तिका को पार कर लेगी तो इसे ये प्रवेश तो इसमें को बीजांड में करना चाहिए ना, बीजांड में तो प्रवेश करेगी भाई। तो बीजांड में प्रवेश करने के लिए वो बता रहा है कि भाई जो परागनली होती है ना, वो बीजांड में यदि प्रवेश करेगी तो 3 रास्तों से करेगी। या तो नेवाग से कर सकती है तो आप उसे नेवागी प्रवेश बोलेंगे, अध्यावरण की तरफ से कर सकती है तो आप उसको अध्यावरणीय प्रवेश बोलेंगे, और बीजांड द्वार से करेगी तो उसको बीजांड द्वारी प्रवेश बोलेंगे। यार क्या दिक्कत है इसमें, समझ गए आप इस बात को, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, परागनली का बीजांड में प्रवेश। अब सुनिए, अब पूरी रामायण खत्म, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा टॉपिक से पहले मैं आपको एक नोट बता देता हूं जो मैंने आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सुनिए मेरी बात को, नोट को सुनना। किसी भी प्लांट में परागनली बीजांड में किसी भी रास्ते से प्रवेश करे, चाहे निभाग से करे, चाहे अध्यावरण से करे, चाहे बीजांड द्वार से करे, लेकिन भ्रूण कोश में परागनली हमेशा बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। अब ये बात आपको कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएगा। अब सुनिए, थोड़ी नहीं मेहनत तो भाई मुझे करनी पड़ेगी यार, डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे अच्छे अच्छे वाले। चलिए केवल आपके काम का डायग्राम मैं यहां बना देता हूं बस, इससे आप क्या है थोड़ा क्लियर समझ जाएंगे। मैं ज़्यादा भीड़भाड़ इस चित्र में नहीं कर रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनना, ये अंडाशय है, ये बीजांड है, ये भ्रूणकोश है, ये तो इतना तो आप समझ गए होंगे। ये निभाग भाग है, ये अध्यावरणीय भाग है, और ये बीजांड द्वारी भाग है। समझ गए ना। आपकी परागनली को पहुंचना है अंडकोशिका के पास, और आप देखिए अंडकोशिका किधर है भैया, अंडकोशिका है बीजांड द्वार की तरफ। यहां पे माइक्रोपाइल बताया था ना मैंने, बीजांड द्वार। देखो हर टॉपिक को समझने के लिए ना आपको प्रीवियस टॉपिक क्लियर होने चाहिए भाई, क्योंकि ये सभी रिलेट हैं। अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे ये नहीं समझ में आ गया, तो गारंटेड उसने ये बीजांड की संरचना नहीं पढ़ी होगी, तब उसको नहीं समझ में आएगा। जिस बच्चे ने क्रम से जुड़ा हुआ है, बीजांड की संरचना पढ़ रखी है, तो उसे तो सारी चीज़ समझ में आ रही है। अब यार ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ बताऊँ प्रीवियस के मतलब ये बीजांड द्वार क्या है, कैसे, समझ पा रहे हैं ना। हाँ देखिए अब समझिए, आपकी परागनली ऐसे चल के आ रही थी भैया, मान लीजिए ये परागनली ने ऐसे एंट्री की, एंट्री मार ली कहाँ पे, बीजांड के अंदर, ठीक है भाई। अब ध्यान सुनना, इसे जाना कहाँ पे, अंडकोशिका के पास, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के पास। तो यदि कोई परागनली निभाग से भी प्रवेश करे, देखो बीजांड में प्रवेश तो हो गया निभागी, लेकिन ये से घूमकर ऐसे आना पड़ेगा नीचे की तरफ, देखो ऐसे। अब समझो आप मेरी बात को, बीजांड में प्रवेश तो है निभागी, लेकिन एम्ब्रियो सैक में जब ये प्रवेश करेगी ना,
तो कौन से तरफ से करेगी, हमेशा ही बीजांड द्वार से करेगी। इधर वाला पार्ट तो बीजांड द्वार है ना, अगर ये प्रवेश डायरेक्ट यहीं से तो कर सकती थी भाई, ऐसे तो कर सकती थी, ऐसे भी, लेकिन ऐसे नहीं करती है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये परागनली दूसरी आ रही है, मान लीजिए हाथी तो एक ही है, पर हम तो एग्जाम्पल समझ रहे हैं केवल। अब इस परागनली ने मान लीजिए अध्यावरणी से एंट्री की, अध्यावरण से ऐसे, अब अध्यावरण से एंट्री तो इसकी बीजांड मोही है केवल, लेकिन ये एम्ब्रियो सैक में ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकती। ये भी क्या करेगी, ये भी फिर नीचे की तरफ आएगी और फिर ऐसे प्रवेश करेगी। अब आप समझिए अंतर, ठीक है। यदि कोई परागनली ऐसे आई और वो ऐसे आकर और बीजांड द्वार की तरफ से ही प्रवेश किया उसने, देखिए, सॉरी ये तो निभाग से ही हो गया क्योंकि मैंने यहाँ बना हुआ है ना। सुनिए मेरी बात, ये परागनली ऐसे चल रही है देखो, और ऐसे ये आ गई, अब तो ये बीजांड द्वारी प्रवेश ही तो हो गया भाई, आप समझ रहे हैं। तो कहने का मेरी लाइन का मतलब यही है कि परागनली प्लांट में किसी भी रास्ते से प्रवेश करे, लेकिन भ्रूण कोश में हमेशा कौन से रास्ते से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार वाले रास्ते से। कौन से रास्ते से, बीजांड द्वार वाले रास्ते से। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, इस परागनली ने जैसे बीजांड में प्रवेश किया, कौन से भाग से, निभाग से, लेकिन भ्रूण कोश में प्रवेश करने के लिए भी इसको किधर जाना पड़ा था, बीजांड द्वार की तरफ। इसने अध्यावरण से किया तो भी से बीजांड द्वार की तरफ जाना था, और जो बीजांड द्वार की तरफ से प्रवेश करेगी वो तो जाएगी जाएगी। तो यहाँ से एक ही मतलब निकल रहा है क्या, कि परागनली बीजांड में चाहे कोई से भी रास्ते से प्रवेश करे, लेकिन एम्ब्रियो सैक में वो हमेशा कौन से रास्ते से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार वाले रास्ते से। कौन से रास्ते से, बीजांड द्वार वाले रास्ते से, ठीक है भाई। तो ये टॉपिक था परागनलिका बीजांड में प्रवेश, परागनलिका बीजांड में प्रवेश। अब मुझे एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना, तभी आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सुनना, अब जो मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, आप समझ जाएंगे ये किसका डायग्राम है। एक जनरली डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया है, और यदि ये डायग्राम आपको दिख रहा हो तो यह एक केवल एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, आप इसको मादा युग्मकोद्भिद कह सकते हैं, आप इसको इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं, और आप इसका दूसरा नाम भ्रूण कोश भी कह सकते हैं। कोश, पोष नहीं, पोष अलग चीज़ है और कोश अलग चीज़ है। भ्रूण कोश का मतलब है मादा युग्मक, और भ्रूण पोष का मतलब है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करे, डिफरेंट है। अभी समझना आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, जब आपके नर युग्मक यानी कि परागनली, अरे मेरे भाई लास्ट पॉइंट में आपने परागनली प्रवेश करा तो दी बीजांड में, और कह तो दिया कि बीजांड द्वार के भाग से ही प्रवेश करती है भ्रूण कोश में। तो हम कहने का मतलब यही तो है कि हम यहाँ तक पहुँच गए, अर्थात हमारी परागनली जो है, अब देखो आप चित्र को तो आप समझ जाएंगे, मैं तो इसको ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा क्लियर आपको समझ में आ जाए केवल। अब ये तो आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसे, ये बीजांड द्वार ही प्रवेश कर रही है परागनली। अब इसके चारों ओर कौन होगा बताइए, पूरा बीजांड होगा, फिर उसके चारों ओर अंडाशय होगा। तो अब आप ये सब सारी चीज़ समझते हैं, ठीक है भाई, ये आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ तक, है ना, समझ रहे हैं आप इस बात को। चलिए अब सुनिए मेरी बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट, बताऊंगा आपको भी। यार एक बात बताओ कि जब आपकी परागनली जिसके पास दो नर युग्मक हैं, ये रहे दो नर युग्मक, जब ये एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच ही गए, भ्रूण कोश के पास पहुंच गए, तो यार क्या अब निषेचन नहीं होने वाला है क्या? अब अगली घटना निषेचन ही तो होगी।
अरे 3 जो एडिंग थी वो तो निषेचन से पहले की थी, मतलब परागकणों का अंकुरण होना, फिर उसका रास्ता, फिर उसका बीजांड में प्रवेश करना। और यदि यार वो बीजांड में प्रवेश कर गई ना तो अब तो वो भ्रूण कोश में ही प्रवेश करेगी, अब नहीं मानेगी ये। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अरे अब तो ये अंडकोश का के पास आ गए, अब इनको कौन समझाए? अब ये समझने वालों में से क्या भाई, अब तो अंडकोश का के पास है ये कौन, नरयुग्मक, पराग नली, ये तो प्रवेश करेंगे अब, और प्रवेश कर गए तो फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों होगा फर्टिलाइजेशन? क्योंकि दोनों गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे। बहुत टाइम हो गया ना इनको फ्यूज होने में, ये भी वेट करता है भैया मादा युग्मक, और मेल गैमेट भी वेट करता है कि कब हम आपस में मिलें, फ्यूज हो। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो बहुत टाइम कितना संघर्ष किया है इसने, और मैं कहता रहता हूँ ना कि भैया मेल गैमेट को तो हमेशा संघर्ष ही करना पड़ता है। ये जो युग्मक है ना, ये ऐसे ही थोड़ी आगे आप देखिए ना कितनी यात्रा इसने की है, बहुत संघर्ष करके बेचारा यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर ये अगर यहाँ प्रवेश कर गया तो क्या क्या घटनाएं है ना, या क्या क्वेश्चन आपके लिए बना के जाएगा ये। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बना रहा है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का नाम जिसका हमें बहुत दिन से इंतजार था वो है द्विनिषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। अब मेरी बात को सुनिए, 11th क्लास में भी मैं आपको एक बात बताई थी, यदि किसी बच्चों को याद हो, कि आवृत बीजी प्लांटों में जो निषेचन होता है उसे हम द्विनिषेचन कहते हैं, सामान्य निषेचन नहीं होता इनमें। ऐसे ही मानव के अंदर, मतलब हमारे अंदर जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, याद कीजिए आपको अच्छी तरीके से पता है, हम हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं। बोलिए, बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं ना, डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रक्त परिसंचरण, बिल्कुल उसी प्रकार। अच्छा, हम दोहरा रक्त परिसंचरण क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि हमारे हार्ट में से जो रक्त होता है वो 2 बार गुजरता है, इसलिए हम अपने परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण के नाम से संबोधित करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार आवृत बीजी जो प्लांट होते हैं उनमें यार निषेचन की प्रक्रिया भी 2 बार होगी, इसलिए हम इसको दोहरा निषेचन बोलते हैं। क्या दिक्कत है बताइए? ये कंपटीशन कर रहे हैं, हमसे कहीं भी कम नहीं है प्लांट। समझ रहे हैं आप? कहाँ कम है बोलो? हमारे अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण, तो ये कहते हैं चलो हम 2 बार निषेचन करेंगे, हमारे अंदर दोहरा निषेचन है। तो दोहरा निषेचन, या जिसको मैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब आपको क्या समझना है? इसका मतलब आप इतना समझिए कि है तो निषेचन, लेकिन केवल आवृत बीजी जो प्लांट होते हैं उनमें निषेचन 2 बार होता है, इसलिए इनके निषेचन को हम सामान्य निषेचन ना बोल के एक स्पेशल नाम देते हैं, द्विनिषेचन। जैसे हम अपने को रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं कहते ना, हम कहते हैं कि भाई हमें दोहरा रक्त परिसंचरण होता है क्योंकि 2 बार गुजरता है, इसीलिए इनमें भी निषेचन 2 बार, तो द्विनिषेचन। सिंपल सी बात है यार, है ना? अब सुनो, द्विनिषेचन एक नावास्चिन नाम के वैज्ञानिक थे। नावास्चिन, एक नावास्चिन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने फ्रिटिलेरिया व लिलियम, अच्छा ये वही लिलियम है जिसमें स्ट्रॉसबर्गर ने केवल निषेचन की खोज की थी। निषेचन अलग है और द्विनिषेचन अलग है। निषेचन तो यार जिम्नोस्पर्म में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन तो केवल आवृत बीजी में होता है। आप समझ रहे हैं ना? तो निषेचन की खोज तो है स्ट्रॉसबर्गर ने की थी, लेकिन दोहरे निषेचन की खोज नावास्चिन ने की थी फ्रिटिलेरिया लिलियम नाम के प्लांट में। अंतर समझ में आ गया? चलिए, अब द्विनिषेचन का मतलब क्या है कि इन प्लांटों में 2 बार निषेचन होता है, इसलिए हम इसको द्विनिषेचन कहते हैं। मैं यार आपको क्या बताऊं, इतना सिंपल है ना डबल फर्टिलाइजेशन, जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं। एक बार थोड़ा ध्यान लगाना, बस मेरे कंसेप्ट को समझना, आप केवल ध्यान लगाना थोड़ा। सुनिए,
अब थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट मैं ये बता दूं कि आपकी इस पराग नली में जरा ध्यान से देखना कितने नर युग्मक हैं यार। नर युग्मक कितने हैं? 2 नर युग्मक हैं, दोनों साथ साथ चल के आए, खाली हाथ जाएंगे क्या दोनों? अरे दोनों कड़े संघर्ष के बाद यहां पे पहुंचे, खाली हाथ क्यों लौटेगा? और एक के अंडकोश का केवल एक है, मैं चित्र में बता चुका हूं, ये अंडकोश का और ये 2 सहायक कोशिकाएं जिनको साइनी रिजिड बोलते हैं इंग्लिश में, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, साइनी रिजिड बोला जाता है ना। ये 2 सहायक कोशिकाएं, ये अंडकोश का है, इस पूरे को आप अंड समुच्चय कहते हैं। ये द्वितीयक केंद्रक है जिसमें एक कोश का एक है लेकिन केंद्रक 2 हैं, और ये प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये चित्र मैंने आपको रिवाइज करा दिया। और यहाँ पे जो ये संरचना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस संरचना का नाम है तंतु रूपी समुच्चय। क्या नाम है? तंतु रूपी समुच्चय, जिसको आप फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। और इंपॉर्टेंट कर लेना 4 नीट एग्जाम, 4 नीट एग्जाम, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है ना। अब सुनिए मेरी बात को, जब यार नर युग्मक ही 2 हैं तो दोनों नर युग्मक यदि यहाँ फीमेल गैमेट से मिलेंगे तो भैया निषेचन तो 2 बार ही करेंगे यार। यदि एक गैमेट एक युग्मक से मिलेगा तो 1 बार निषेचन, और दूसरा गैमेट दूसरे युग्मक से मिलेगा मादा से तो 2 बार निषेचन। यार सिंपल सी बात है, ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। नहीं बताऊंगा ही तो मैं वैसे बता रहा हूँ। सुनिए, अब सुनना मेरी बात को, ये पराग नली पहुंच जाती है एम्ब्रियो सैक के पास, प्रवेश करा दिया मैंने इसमें, किसमें? एम्ब्रियो सैक में। अब मेरे एक पॉइंट याद रखना, ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जिसे हम तंतु रूपी समुच्चय के नाम से जानते हैं ना, ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? इस पराग नली को, याद रखना इस क्वेश्चन, तंतु रूपी समुच्चय इस पराग नली को भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कराने में मदद करता है। भ्रूण कोश को अंदर प्रवेश कराने में मदद करता है कौन? फिलीफॉर्म अपरेटस, यानी कि तंतु रूपी समुच्चय। तो ये नीट का पॉइंट है, आप इसको याद रखना कि पराग नली को भ्रूण कोश में प्रवेश के लिए दिशा निर्देशित कौन करता है? तो कौन करता है? तंतु रूपी समुच्चय। आप इसको फिलीफॉर्म अपरेटस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। अब सुनना मेरी बात को, जैसे ही ये पराग नली भ्रूण कोश के अंदर पहुंचती है और वो भी अंड समुच्चय में, तो इसका अग्रसिरा फट जाता है। एक एक पॉइंट आपके नोट्स में लिखा हुआ है, पहले मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको थ्योरेटिकल समझाऊंगा, ठीक है। अब जैसे ही ये अग्रसिरे से फटी पराग नली, कब से इंतजार कर रहे हैं मेल गैमेट? कब से? देखो ना कहाँ से चल कर आ रहे हैं, बाराती हैं भाई, बाराती हैं, ठीक है। हाँ, अरे आप जब बारात में कहीं जाते हैं तो मतलब लंबा रास्ता होता है ना, तो आप क्या सोचते हैं, यार कितनी जल्दी मिलेगा खाने को, जल्दी से क्यों नहीं पहुंच रहे? आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, मैं यार वास्तविकता कहता हूँ, बिल्कुल रियल बताता हूँ, होता है, सभी के साथ होता है, ऐसा करते हैं यार, ये तो हमारे जनरली बिहेवियर में, एक मानव का जीवन है तो उसमें ये सारा कुछ होता है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल इसी प्रकार ये भी तो लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं भाई, इनको तो फीमेल गैमेट चाहिए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, सुनो, टॉपिक पे आइए, ये तो मजाक था, थोड़ा होना चाहिए। अच्छा, अब आपको समझ में आया कि ये पराग नली फिलीफॉर्म अपरेटस थे, इसके अंदर प्रवेश कर गई, है ना भाई। अब इसके प्रवेश करने से ये फट जाती है पराग नली अग्रभाग से। अब जैसे ये फटेगी ना, तो यहाँ से क्या होता है भाई, दोनों युग्मक अलग हो जाते हैं। देखो, इसके अंदर से निकल जाएंगे दोनों युग्मक, मैं इनको डार्क कर दूं, दोनों युग्मक अलग हो गए ना। बताइए आप मेरी बात यहाँ तक समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को कि फिलीफॉर्म अपरेटस ने इसको भ्रूण कोश के अंदर ले लिया, अग्रसिरे से पराग नली फट गई और दोनों नर युग्मक हो गए रिलीज। ये वही नर युग्मक हैं जो आपकी जनन कोशिका ने बनाए थे। याद कीजिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वाले टॉपिक में जनन कोशिका ने 2 नर युग्मक बनाए थे ना, तो वही 2 नर युग्मक यहाँ पर रिलीज हो गए, है ना। अब सुनिए, 2 नर युग्मक हैं। अब मेरी बात को, लास्ट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान सुनना, ठीक है।
देखो पहले तो इस चित्र को आप नज़रों में सेट कीजिए, पहले ये क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। देखो सुनो भाई, जब ये परागनली फट जाएगी तो अपने अंदर बैठे दोनों नरयुग्मकों को रिलीज कर देगी, ये नरयुग्मक है। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके काम के पॉइंट है, आप उसको याद रखना, नोट कर लेना चाहे अपनी कॉपी में ना। देखो एक बात, यहाँ पे मैंने एक बीजांड बताया था ना, बीजांड, सुनिए बीजांड जो है, बीजांड वो तो है द्विगुणित, पूरा बीजांड द्विगुणित होता है, लेकिन उसके अंदर अकेली संरचना जो एम्ब्रियो सैक है ये अगुणित संरचना है, क्योंकि ये युग्मक है ना भाई, मैं पूरे भ्रूणकोश को युग्मक कह रहा हूँ, ये पूरा ही मादा युग्मक है, ये पूरा ही जिसको हम भ्रूणकोश कह रहे हैं। तो भ्रूणकोश तो होता है अगुणित, और इसके चारों ओर जो अध्यावरण है बीजांड का है या पूरा जो बीजांड है वो पूरी संरचना कैसी होती है, द्विगुणित होती हैं। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना अलग से ना, ये आपके काम का पॉइंट है कि बीजांड तो होता है द्विगुणित और भ्रूणकोश होता है अगुणित, यह पॉइंट नोट कर लेना। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान सुनिए, तो पूरी जो संरचना है वो सभी की सभी हैप्लॉइड है, ये ना देखिए, ये जो नरयुग्मक है, दो नरयुग्मक हैं, तो एक नरयुग्मक तो मिल जाता है अंडकोशिका से प्रथम। अब मेरी बात को सुनिए, अधिकतर आप हमेशा ही पढ़ते आए कि अंड से यदि कोई युग्मक मिलता है तो युग्मनज बनता है, और हम उसी को निषेचन कहते हैं। बताइए बोलते नहीं बोलते, है ना। तो मेरी बात को सुनना, प्रथम नरयुग्मक दो है तो मैं इसको प्रथम नाम दे दूं, प्रथम नरयुग्मक मिल जाता है अंडकोशिका से। अब दो युग्मक मिल तो गए भाई, और दोनों अगुणित अगुणित होते हैं, क्योंकि ये अंडकोशिका भी अगुणित है और नर युग्मक भी अगुणित है। तो हम इसको बोलेंगे क्या, प्राथमिक निषेचन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक निषेचन। और ये दोनों मिलके बनाएंगे क्या भाई, युग्मनज। कौन कौन मैं यहां लिख दूं, ये तो अंडकोश का और ये फर्स्ट नरयुग्मक, ठीक है। अंडकोश का पहले नरयुग्मक से मिलकर क्या बनाती है, युग्मनज। और इस निषेचन को आप क्या बोलते हैं, या तो आप इसको वास्तविक निषेचन बोलेंगे, सत्य निषेचन बोलेंगे, या प्राथमिक निषेचन बोलेंगे, मतलब पहला निषेचन। क्योंकि आपको इतना तो पता ही है कि इसमें दोहरा निषेचन होगा। आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब सुनिए, अब ये तो बेचारा देख रहा है कि यार तेरा तो काम बन गया भाई, तूने तो युग्मनज बना लिया, यार मैं क्या करूं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। अच्छा इसके पीछे एक और कारण मैं आपको बताऊं, सुनिए, कि जैसे ये रिलीज होती है ना, ये जो दोनों सहायक कोशिका होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं, और पृथ्वीमुखी कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाती हैं। इस घटना के दौरान पृथ्वीमुखी कोशिका भी नष्ट हो जाती हैं और सहायक कोशिका भी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो एक नरयुग्मक का तो सेटल काम हो गया भैया, अंड कोशिका से संयोजित हुआ भैया, प्राथमिक निषेचन हुआ, अब युग्मनज बन गया। अच्छा युग्मनज कहाँ पे बन रहा है, एक बात बताना जरा। युग्मनज एम्ब्रियो सैक के अंदर ही बन रहा है ना, किस किस के मिलने से, पहले नरयुग्मक और अंड कोशिका के मिलने से। अच्छा साहब अब ये दूसरा नरयुग्मक क्या करता है, ये दूसरा नरयुग्मक जाता है द्वितीयक केंद्रक के पास। बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है यहाँ पे। ये द्वितीयक केंद्रक जो होता है इससे मिलता है सेकंड नरयुग्मक, है ना। इस सेकंड, ये सेकंड नरयुग्मक जब द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो इस घटना का नाम है त्रिसंलयन या त्रिक संलयन। या तो आप इस घटना को त्रिक संलयन कह सकते हैं या त्रिसंलयन कह सकते हैं। मैं इसको त्रिक क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे रीजन सुनिए भाई। ये तो द्वितीयक केंद्रक है, इसके पास कितने केंद्रक हैं बताओ, दो। अगुणित अगुणित है ना, दो अगुणित है, पर दो हैं ये, है ना। एक ही कोशिका के अंदर है ना। जब ये भी अगुणित और ये भी अगुणित, और इनसे मिल रहा है कौन, एक और अगुणित नरयुग्मक,
तो यार मेरी बात बताओ, ये कंडीशन 3n नहीं हो जाएगी क्या? ये त्रिगुणित कंडीशन नहीं हो जाएगी क्या? और मैं इसको त्रिक संलयन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहां पर 3 केंद्रक आपस में मिल रहे हैं। कितने केंद्रक? 3 केंद्रक। तो मैं इस घटना को त्रिक संलयन नहीं कह सकता। देखिए, दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलता है तो हम इसे त्रिक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक संलयन। और सुनिए मेरी बात, जब ये त्रिक संलयन होता है ना, त्रिक संलयन, तो इससे एक संरचना बनती है और उस संरचना का नाम सुन लीजिए ना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है कब? जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिले तो एक संरचना बनती है जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, और इस घटना को हम त्रिक संलयन भी कहते हैं। और पहला नरयुग्मक जब अंडकोशिका से मिलता है तो हम इसे युग्मक संलयन कहते हैं, क्योंकि ये वास्तविक निषेचन है, क्योंकि इसमें युग्मनज बन रहा है और युग्मनज बने हम उसी को निषेचन कहते हैं। लेकिन इस प्लांट में 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है। पहले निषेचन से युग्मनज बन रहा है और दूसरे निषेचन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन रहा है। तो मैं इस घटना को क्या डबल फर्टिलाइजेशन नहीं बोल सकता क्या? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ठीक है, यदि मैं इस घटना को दोहरा निषेचन बोल दूं तो आप नाराज तो नहीं हो जाओगे ना कि सर आप दोहरा निषेचन क्यों बोल रहे हैं? नाराज तो नहीं होंगे ना? सही तो बता रहा हूं मैं कि भाई ये डबल फर्टिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है। क्योंकि यार मेल गैमेट 2 हैं। आपको केवल इतना याद रखना है कि पहला नरयुग्मक अंडकोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, इसे हम प्राथमिक निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्र से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, इसे त्रिक संलयन कहते हैं। आप समझ गए इस चीज़ को? अब मैं एक पॉइंट और जोड़ रखा है। आपकी थ्योरी तो बहुत सरल है, आपको याद हो जाएगा। मैंने पॉइंट लिख रखा है नीचे आपके नोट्स में कि युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दोनों घटनाओं को यदि मैं मिला दूं, दोनों घटनाओं को यदि मैं मिला दूं तो क्या ये द्विनिषेचन की घटना नहीं बन जाएगी क्या? भाई युग्मक संलयन हो रहा है और त्रिक संलयन हो रहा है, इन दोनों घटनाओं को आप सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं? द्विनिषेचन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्विनिषेचन बोल सकते हैं। तो ऐसे होता है आवृतबीजी प्लांटों में द्विनिषेचन। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? अब एक बात और सुनना, अभी ये सारे टॉपिक रिलेट हैं आपस में एक दूसरे के। याद करिए, आपका जो ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें पहले बहुत सारी संरचनाएं थी, सहायक कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, अंडकोशिका, और ये निषेचन के बाद, क्योंकि मैं इस पॉइंट को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कल का जो क्वेश्चन है ना, कल की क्लास आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें कल पढ़ने को मिलेगा। और वो क्वेश्चन आपको तब समझ में आएगा जब आपको इसका कंसेप्ट पता हो। कौन सा कंसेप्ट? देखिए, आपके पास जो ये भ्रूण कोश है वो निषेचन तो हो गया, दोहरा निषेचन तो हो गया। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपके इस भ्रूण कोश में, मेरे प्यारे बच्चों, बताइए इसमें अब केवल 2 संरचना बची कि नहीं बची? 2 संरचना बनी ना, केवल 2 संरचना। कौन सी? इस संरचना को आप बोलेंगे युग्मनज और इस संरचना को बोलेंगे आप भ्रूणपोष केंद्रक। केवल ये 2 संरचना बन जाएंगी ना इस भ्रूणकोश के अंदर, क्योंकि बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? नष्ट। अब यहां से आगे इसमें क्या डेवलपमेंट होगा वो हालांकि हम कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन ये पॉइंट आपको कल की क्लास में बहुत अच्छा साबित होगा, मददगार साबित होगा कि आखिर ये अगला टॉपिक जो है वो हमारा कहाँ से रिलेट कर रहा है। इस चित्र को आप देख लेना, आप समझ गए ना कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका एम्ब्रियो सैक था, बहुत प्यारा सा जो एम्ब्रियो सैक मैंने पहले बनाया था, क्या वो इतना ही सुंदर रह गया है क्या?
नहीं रहा ना, केवल उसमें ये दो ही संरचना तो बन गई, बस यही रह गई, बाकी सब नष्ट हो गया। एक तो युग्मनज बन गया और एक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया। अच्छा, ये दोनों ही संरचनाएं बनी किससे हैं भाई? अरे दोनों ही संरचनाएं किससे बनी है भाई? अरे द्विनिषेचन के दौरान ही तो बनी है, द्विनिषेचन से ही तो बनी है। कैसे? प्रथम नरयुग्मक अंडकोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, इसे युग्मक संलयन कहते हैं, जबकि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्र से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, इसे त्रिक संलयन कहते हैं। और युग्मक संलयन और त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। यार कितना सिंपल टॉपिक है, काश मैं भी एक स्टूडेंट होता और मैं इसको पढ़ता ना, मैं कहता यार व्हाट ए टॉपिक, कितना सिंपल टॉपिक है। ठीक है, आपसे यही याद नहीं हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। आइए एक बार मैं इसको फास्ट रिवाइज कर दूं, अब रिलेट कर दूं, अब आपको समझ में आ गया। रिलेट सुनिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि द्विनिषेचन क्या है, व्याख्या कीजिए। अब मेरा आंसर सुनिए, केवल आंसर आपको केवल इतना कहना है कि परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है तो अग्र सिरे से फट जाती है और दो नरयुग्मक रिलीज हो जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, क्लियर समझिए कि प्रथम नरयुग्मक अंडकोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है, इसे युग्मक संलयन, प्राथमिक निषेचन या सत्य निषेचन कहते हैं। बताओ क्या दिक्कत है इस पॉइंट में आपको? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट स्पष्ट लिखा हुआ है कि दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है और इस घटना को त्रिक संलयन कहते हैं। त्रिक संलयन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तीन केंद्रक आपस में मिल रहे हैं। देखो भाई, अंडकोशिका के पास एक केंद्रक है और नरयुग्मक के पास एक केंद्रक है, तो यहाँ तो दो ही केंद्रक मिल रहे हैं, तो द्विगुणित बन रहा है। लेकिन यहाँ दो केंद्रक हैं और एक केंद्रक ये रहा, नरयुग्मक वाला केंद्रक मान लो, तो त्रिगुणित कंडीशन बनेगी ना, ये वाली त्रिगुणित बनेगी ना। यही क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। मैं आपको भेजूंगा फिर पीडीएफ बना के। अब तक जो मैंने नीट की पीडीएफ भेजी है वो वहीं तक भेजिए जहाँ तक मैंने टॉपिक कराया था, आगे और भी भेजता रहूँगा हर चैप्टर की। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि भ्रूणपोष की सूत्र गुणता क्या होती है? सूत्र गुणता मतलब गुणसूत्र कंडीशन, तो यार त्रिगुणित नहीं होगा क्या? आप बताओ। मैं कह रहा हूँ भ्रूणपोष केंद्रक, तो भ्रूणपोष केंद्रक का मतलब है कि ये जो भ्रूणपोष केंद्रक है ना, आगे चल के कल की वीडियो में ये बनाएगा भ्रूणपोष, तो वो भ्रूणपोष में कितनी गुणित कंडीशन होगी? 3 गुणित कंडीशन होगी। मैं कल बताऊंगा उसको, अभी नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप फिलहाल द्विनिषेचन पर ध्यान दीजिए। तो दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्र से मिलकर दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, इस घटना को त्रिक संलयन कहते हैं। फिर आप एक लास्ट पॉइंट लिख देना कि युग्मक संलयन और त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से आप क्या कहते हैं? द्विनिषेचन। क्यों? एक बार निषेचन यहाँ हो गया, एक बार निषेचन यहाँ हो गया, तो हम इसी को द्विनिषेचन कहते हैं। इतना सिंपल सा ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ना भाई, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है ना, द्विनिषेचन वाला आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे जैसा लग रहा है आप जैसे मन से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं बच्चों के पास। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि सभी बच्चों के पास, जैसे हम सारी फैकल्टी जा रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, तो अपनी जो समस्या है ना, अपनी जो समस्या, हालांकि सर ने आपको बहुत सारों को बता दिया होगा, आप समस्याओं को नोट कर लीजिए कि बायो में ये है, फिजिक्स में ये है, मैथ में ये है, केमिस्ट्री में ये है। तो जैसे ही हमारी फैकल्टी आपके पास जैसे टूर पर चल रहे हैं, हम आएंगे तो आप अपनी समस्याओं को बताइए, हम वहाँ पे समाधान कर रहे हैं। समझ में आ गई? अरे आपके लिए ना इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए ना, हम कितना आपसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, यह आपको बात समझ में आ गई भाई, है ना। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन में कंप्लीट समझूँ, एक बार इसको ढंग से देखना और फिर नोट्स देखना और डायग्राम से समझना, ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना, इस चित्र को ऐसे नहीं रहने देंगे हम, इस चित्र को हम और अच्छा बनाएंगे कल देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या इस चित्र में हम कल कोई चेंजमेंट कर पाएंगे। जानने के लिए जुड़ी रहिए टीचिंग एक्सपर्ट से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अरे थोड़ा बहुत चलता है ना, चलिए कोई बात नहीं, बाकी बातें करेंगे कल।